Hello everyone, welcome to Lakshya Force. This is the 18th part of our mini mock test series. आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक केशिका के पारे का नवचंद्रक होता है. द मेनिस्कस फॉर्म्ड बाय द मरकरी इन अ टेस्ट ट्यूब इज. अगर आप रिसेंट इनटेक की बात करोगे एयरफोर्स का, तो उसमें हर शिफ्ट में कैपिलरी ट्यूब के क्वेश्चन थे. तो फर्स्ट क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कितने क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम में बन सकते हैं. तो जो स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है. तो अगर कैपिलरी ट्यूब में यहाँ पे एक दो मैं ले लेता हूँ, एक मैं वाटर भरता हूँ. जैसे ही इसमें वाटर भरोगे आप, तो आप देखोगे कि शेप कुछ ऐसा बन रहा होगा ऊपर, क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो दीवार पे चढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे ऐसे, ठीक है, और शेप कुछ ऐसे बनेगा. लेकिन अगर यहाँ पे मरकरी भरा हुआ है, तो मरकरी आपको पता है कि वो नहीं भिगोता है उसकी कांच को, तो फिर कुछ शेप ऐसा बन रहा होगा, क्योंकि ये ऊपर चढ़ने का कोशिश नहीं नीचे उतरने का कोशिश कर रहा है, तो कुछ ऐसा शेप बनेगा. तो ये जो शेप बनता है मरकरी के केस में ऐसा बन रहा है, वाटर अगर है तो ऐसा बन रहा है, तो इसी शेप को मेनिस्कस कहते हैं. तो आप देख रहे हो कि एच पारे के केस में ये कैसा है, कन्वेक्स है. तो आप इस फैक्ट को याद रखोगे कि कन्वेक्स जो नवचंद्रक होता है, मेनिस्कस होता है, वो अगर पारे का क्वेश्चन आएगा तो कैसा है, कन्वेक्स है, और पारे का ही आएगा. अब यहाँ पे आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि जो लिक्विड जो है उसको भिगो देते. अब ये देखो, ये क्या है कि अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं आपको बता रहा हूँ. अगर इसमें पारा भरा हुआ है तो उसकी दीवारों को नहीं भिगो रहा है, ठीक है, और इसमें जो कॉन्टैक्ट एंगल होता है वो हमारा कैसा होता है, ऑब्ट्यूस होता है. और इसके वाटर के केस में जो स्पर्श कोण होता है, कॉन्टैक्ट एंगल होता है, वो आपका न्यून कोण होता है. तो क्वेश्चन कैसे बनेगा दूसरा, वो यहाँ से देखो कि एक फॉर्मूला होता है आर एच रो जी बराबर 2 cos थीटा 2t cos थीटा. तो हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको, हम पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं. आर एच रो जी बराबर 2t cos थीटा से, जहाँ पे t आपका सरफेस टेंशन है, तो जो हाइट होगी कैपिलरी में चढ़ने की, जो हाइट होगी वो cos थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी. इस फैक्ट से प्रीवियसली नेवी और एयरफोर्स में क्वेश्चन बन चुके हैं. कैसे कि कहेगा कि कैपिलरी ट्यूब में अगर कॉन्टैक्ट एंगल आपका न्यून कोण है, ठीक है, एक्यूट एंगल है, तो द्रव कैपिलरी ट्यूब में ऊपर चढ़ेगा कि नीचे उतरेगा, ऐसे सवाल आएगा. और तीसरा ऑप्शन होगा अपरिवर्तित रहेगा. चौथा ऑप्शन होगा कि चढ़ भी सकता है उतर भी सकता है. तो आपको न्यून कोण है अगर, तो कॉस में क्या होता है कि न्यून कोण मतलब 90 से कम, और कॉस थीटा में जो 90 से कम वैल्यू होती हैं उसका मान पॉजिटिव आता है. पॉजिटिव आने का मतलब है एच जो है हाइट बढ़ेगी, मतलब कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड होगा वो ऊपर चढ़ेगा, ठीक है. तभी वाटर के केस में, क्योंकि वाटर के केस में न्यून कोण बनता है, तभी वो भिगो देता है उसकी सरफेस को, क्योंकि वो ऊपर चढ़ता है. लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि अगर जो कॉन्टैक्ट एंगल है वो ऑब्ट्यूस एंगल है, यानी कि 90 से बड़ा है, तो आपको पता है कि कॉस में 90 से बड़ा वैल्यू आता है वो नेगेटिव होता है. तो अगर ऑब्ट्यूस है तो वो एच का मान नेगेटिव आ रहा है, मतलब जो द्रव है वो नीचे उतरेगा, जो कि पारे के केस में आपने देखा था, ठीक है. तभी ऐसा शेप बन रहा था, नीचे उतरने के कारण कन्वेक्स बन रहा था. तो इस तरह के भी दो क्वेश्चन आएंगे. और अगर जो कॉन्टैक्ट एंगल है 90 होगा, तो cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तब एक ऑप्शन ऐसा होगा कि ना ऊपर चढ़ेगा ना नीचे उतरेगा. तो यहाँ से इतने तरीके के कैपिलरी ट्यूब से क्वेश्चन बन सकते हैं. तो मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, आप लिख लो आर एच रो जी बराबर 2t cos थीटा. ये फॉर्मूला इसलिए लिख लो, ये टी है आपका पृष्ठ तनाव, ठीक है, एच है उसकी हाइट, आर उसकी कैपिलरी ट्यूब की रेडियस है. तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे. अब अगर आप देखो कि तो आर, अब इसमें एच का मल्टीप्लाई है, मतलब उधर जाएगा एच, तो आर और एच इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे कहेगा कि कैपिलरी ट्यूब की अगर त्रिज्या आधी कर दी जाए तो चढ़े हुए द्रव की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी. और अगर त्रिज्या को, कैपिलरी ट्यूब की त्रिज्या को डबल कर दिया जाएगा तो उसमें चढ़ने वाले द्रव की ऊंचाई आधी हो जाएगी. अगर दोनों इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो जिस रेशियो में आर बढ़ेगा उसी रेशियो में एच घटेगा. तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं. अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे सरफेस टेंशन हो गया, आपको कोहेसिव फोर्स, अधेसिव फोर्स, ये पढ़ लेने हैं. ये ऐसे टर्म्स हैं, ससंजक बल, असंजक बल, जो कि एयरफोर्स के पेपर में आपको दिख सकते हैं. कई बार ऐसे भी आएगा कि पारा जो है वो क्यों नहीं भिगोता है, तो रीज़न वहाँ पे ऐसे भी होगा कि क्योंकि उसका कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है, ठीक है. वाटर क्यों भिगो देता है, तो एक ऑप्शन ऐसे होगा कि अधेसिव फोर्स. 4 ऑप्शन होंगे, आपको पता होना चाहिए कि ये फिनोमेना क्या होता है, कोहेसिव क्या होता है, अधेसिव. तो आप इस बचे हुए टाइम में इस मिनी मॉक का सबसे अच्छा मतलब यही है कि जो चीज़ें मैं ले रहा हूँ उन चीज़ों से को रिलेटेड चीज़ें आपको प्रिपेयर कर लेनी है. ये वो चीज़ें हैं जो एयरफोर्स में फ्रिक्वेंटली पूछा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिंपल पेंडुलम की लेंथ 300% तक इंक्रीज हो जाती है तो उसका टाइम पीरियड पे कितना % इंक्रीज होगा.
तो देखो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट उस पेंडुलम की लेंथ बटे ग्रेविटी। जब दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो इधर तो हो जाएगा टी स्क्वायर, अब उधर 4 पाई स्क्वायर तो सब कांस्टेंट है, तो जो टी स्क्वायर है वो एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ से आपको कुछ मैंने सिखाया था, जब मैंने आपको गतिज ऊर्जा वाला सवाल करवाया था तब उसमें गतिज ऊर्जा और संवेग में एक परिवर्तन था कि गतिज ऊर्जा संवेग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती आया था। क्या आया था, पी स्क्वायर बटे 2m आया था। तो यहाँ पे मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी, क्या कि जब भी आपको संवेग का परसेंटेज चेंज दिया हो और गतिज ऊर्जा का पूछा हो तो आप एक फॉर्मूला लगा देना x प्लस वाई। मेरी बात को ध्यान से समझ लेना, अगर आप आज ध्यान से समझ लेते हो तो आप कभी गलत नहीं करोगे इस तरह का सवाल। बस समझने पे फोकस करो। इतना परसेंट का चेंज होगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। मान लो सवाल होता कि संवेग 50% बढ़ गया तो गतिज ऊर्जा कितना परसेंट बढ़ेगी, तो इसमें मान रख दो 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणा 50 बटे 100। 50 गुणा 50 बटे 100 का मतलब हो जाएगा ऊपर 25 बचेगा, तो 100 और 25 जुड़ेंगे तो 125% जो है काइनेटिक एनर्जी का चेंज होगा। तो हमने आपको एक बात बताया था कि पूरी फिजिक्स में कहीं पे भी ये रिलेशन मिल जाए कि कोई चीज़ किसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसा कि यहाँ मिल गया, तो हम ये फॉर्मूले लगा सकते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो यही काम हम यहाँ पे करेंगे, लेकिन ये भी करने में भी बहुत लॉजिक चाहिए। हमने आपको बताया, यहाँ पे आपने देखा कि जो लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिली टाइम पीरियड के स्क्वायर के। अब ये फॉर्मूला लगाना मैंने क्या बताया था कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 जब लगाएंगे तो इसमें जो मान रखेंगे वो उस चीज़ का रखेंगे जिसका स्क्वायर हो, क्योंकि जब गतिज ऊर्जा और मोमेंटम वाले सवाल में तो संवेग में अगर 20% मान लो संवेग बढ़ा है तो यहाँ पे 20 प्लस 20 40 प्लस 20 गुणा 20 बटे 4 यानी 44% जो चेंज आता है वो काइनेटिक का कब आता है, जब संवेग का हम इस फॉर्मूले में रखते हैं। यानी कि जिस पे वर्ग लगा होता है उसको इस फॉर्मूले में इम्प्लीमेंट करके जिस पे स्क्वायर नहीं होता है उसका परसेंटेज चेंज मिलता है। लेकिन यहाँ पे जिसका स्क्वायर नहीं है उसका परसेंटेज पहले ही से दिया है 300%, यानी कि एल में 300% का चेंज कब आएगा। अब ऑप्शन से चेक कर लो कौन सा ऑप्शन इस फॉर्मूले में रख के 300 दे रहा है आंसर। तो जैसे ही आप 100 रखोगे तो 100 प्लस 100 100 एक्स प्लस वाई प्लस एक्स बाई वाई 100, मतलब 100 गुणा 100 बटे 100, 100 गुणा 100 बटे 100। तो एक 100 से नीचे का 100 कट गया तो 100 और 100 200 और 100 300 आ गया, यानी कि 100 ऑप्शन रखने पे सेटिस्फाइड हो गया। तो हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर है। बहुत सारे बच्चों को तकलीफ हुई होगी अगर उन्होंने पहली बार इस तरह का सवाल किया है। मैं आपको एक बार फिर क्लियर कर दूं ये चीज़ें, क्योंकि एयरफोर्स में ऐसे क्वेश्चन अब बनने लगे। मान लो आपसे सवाल आ जाए कि गतिज ऊर्जा जो है वो आपकी कितनी बढ़ रही है, 25% बढ़ गई है। मोमेंटम कहेगा कि संवेग है, जो किसी वस्तु का संवेग है उसमें 25% की वृद्धि हो जाती है, तो गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी अगर ये पूछा जाए तो आप क्या करोगे, सीधा ये फॉर्मूला लगा दो कि x प्लस वाई। ये सरल उपाय बता रहा हूँ मैं, ठीक है, बाकी इसका कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिकली आप तो वैसे मैथमेटिकली कैलकुलेट करोगे तो इट विल टेक टाइम। सीधा आप इसमें रख दो संवेग का मान जो 25 है वो x और y की जगह पे रख दो, तो 25 प्लस 25 प्लस 25 गुणा 25 बटे 100, तो 25 गुणा 25 बटे 100। तो इधर तो ये 50 हो गया और ये 625 होगा, लेकिन नीचे दशमलव है 2 अंक के बाद, तो 6.25 होगा। तो 50 प्लस 6.25 जो है तो आंसर आ जाएगा 56.25। ये सवाल जो 56.25 है ये अभी इंडियन कोस्ट गार्ड में आ चुका है, और ये नेवी, एयरफोर्स और एनडीए में भी ऐसे सवाल बहुत आ रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी का पूछा जाता है और उसका दे देते हैं मोमेंटम का। लेकिन अगर सवाल में सीधा सीधा काइनेटिक का दे दिया जाए, मान लो यही सवाल होता और इसमें वो कह देता कि काइनेटिक एनर्जी में 300% की वृद्धि हुई है तो उसके संवेग में बताओ, तो आप ऑप्शन उठाओ, जो ऑप्शन इस फॉर्मूले में सेटिस्फाइड करके 300 आंसर दे दे वही हमारा आंसर है। तो ये फॉर्मूला आना और इस फॉर्मूले का यूज़ करना दो अलग चीज़ें हैं। तो आप, मैंने कहा है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आप मेरे पिछले वीडियोस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करो। क्वेश्चन है, समान तापमान पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसों के आरएमएस वेगों का अनुपात क्या होगा। तो VRMS का फॉर्मूला क्या होता है, 3RT/m। और सवाल को आप ध्यान से पढ़ा करो यार, कल हमने कम्युनिटी पे एक क्वेश्चन किया था, सेम क्वेश्चन की लैंग्वेज थी, कहा था कि इक्वल टेम्परेचर पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसों के, हमने पूछा था माध्य गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा, जिसमें 90% बच्चों ने गलत आंसर किया है।
उसका आंसर था 1:1, जो कम्युनिटी पे हमने क्वेश्चन किया था। लेकिन उसमें बच्चों ने जो आंसर किया था वो आरएमएस वैल्यू का आंसर दे दिया था। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ा करो। हम कल के सवाल की पहले बात करते हैं। हमने माध्य गतिज ऊर्जा का सवाल पूछा था, जिसका फॉर्मूला होता है 3/2 बोल्ट्जमान नियतांक टी। ठीक है, ये हमने पूछा था माध्य गतिज ऊर्जा का सवाल। तो उसमें समान ताप था, चाहे वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हीलियम हो, कोई भी गैसेस बनी रहे, अगर टेम्परेचर सेम था तो रेशियो 1:1 हो जाएगा, क्योंकि ये तो नियतांक ही है। तो वहाँ पे 1:1 था। लेकिन यहाँ पे अब क्या है, आरएमएस वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पे आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है, वी आर एम एस बराबर होता है 3kT/m, 3RT/m। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखो कि R तो गैस कांस्टेंट है, T भी इन्होंने कह दिया सेम है। तो हमारा जो VRMS है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके मास के स्क्वायर रूट के। ठीक है, तो हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं। VRMS पहले हम निकालते हैं O2 का, ऊपर लिखते हैं और नीचे लिखते हैं किसका, H2 का। तो यहाँ पे O2 लिख देते हैं, H2 लिख देते हैं। तो हम एटॉमिक मास ऊपर किसका लिखेंगे, H2 का, और नीचे किसका लिखेंगे, O2 का। अब H2 का कितना होता है, H2 का आपका होता है हाइड्रोजन का 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 32। क्योंकि O2 ऑक्सीजन के, O2 गैस के लिए ऑक्सीजन के 2 पार्टिकल है, मतलब O2 गैस में 16 और 16 32 हो गए। सिमिलरली हाइड्रोजन का 2, H2 का। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रेशियो 1 और 16 आएगा। 1 और 16 है, लेकिन उसका स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 1 और 4 हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को यार ध्यान से पढ़ लिया करो कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। जो 1 और 4 आंसर जो कल के क्वेश्चन में सभी बच्चे दिए थे वो आरएमएस का दे दिए थे। हम उसमें कल के क्वेश्चन में कम्युनिटी वाले में पूछे क्या थे, माध्य गतिज ऊर्जाओं का। तो आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, यही छोटी छोटी गलती आप एग्जाम में करके आ जाते हो। कल के क्वेश्चन को देख के कम्युनिटी के मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था। एक कण का विस्थापन समीकरण है 3sin2t 4cos2t। तो उस पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा गया है। तो पार्टिकल का जो कण का अधिकतम वेग होता है वो होता है ए ओमेगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप याद रखोगे, ये कण का बता रहा हूँ। ठीक है, वेव वेलोसिटी वो आपको पता होगा ω/k, जिस पे बहुत फॉर्मूले में बहुत सवाल में करा चुका हूँ और जो इंपॉर्टेंट भी बहुत है। ये है वेव वेलोसिटी का, ये है पार्टिकल वेलोसिटी का। अब इसके लिए आपको पता है ओमेगा तो बहुत सरल है कि ओमेगा सर 2 है, क्योंकि ए साइन ओमेगा टी होता है, ए कॉस ओमेगा टी होता है। तो यहाँ पे ओमेगा टी का कोफिशिएंट 2 है, तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि ओमेगा तो 2 है। लेकिन एम्पलीट्यूड आयाम कौन सा रख दें सर, आयाम 3 रख दें या 4 रख दें। तो जब भी साइन और कॉस का मर्जर होता है तो हमने इसकी ट्रिक बताई हुई है, 3 4 से क्या आएगा 5, क्या आएगा 5, तो आंसर हो जाएगा 10। अब सर ये 5 कैसे आया, ये कोई रॉकेट साइंस है क्या, नहीं सर। ठीक है, ये 10 हो गया क्या, कण का महत्तम वेग। अब अगर बात करें सर ये आपका 5 कैसे आ गया, तो आप अभी फिलहाल के लिए आप या तो प्रीवियस वीडियोस आपने देखे होंगे, तब तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि कैसे आ गया। फिलहाल कि आप याद रखो कि अगर साइन और कॉस मर्ज में है तो आपको एक रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड है वो a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, मतलब जो साइन के साथ जो इसको हम a1 नाम दे देते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, प्लस a2 जो कॉस के साथ है इसको a2 कह देते हैं तो 4 का स्क्वायर 16। दोनों का अगर हम वर्ग 25 होगा, 25 का वर्गमूल लेंगे तो 5 आएगा वो आयाम। तो हमारा वेव पार्टिकल वेलोसिटी ए ओमेगा, आयाम 5, ओमेगा कितना है, ओमेगा टी, ओमेगा 2 है, तो हमारा आंसर आ गया 10। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि ये पार्टिकल वेलोसिटी है और वेव वेलोसिटी से क्वेश्चन कैसे आएगा आपको। अब देखो ये चीज़ें कुछ एयरफोर्स में है। अब मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ कि इस मिनी मॉक को क्या है, आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो कि मैं क्या मैसेज देना चाह रहा हूँ। अगर मैंने, ठीक है, यहाँ से आप क्या क्या पढ़ सकते हो, नोट्स एंटी नोट्स से क्वेश्चन बनते हैं, क्या होते हैं। अगर कोई प्रगामी तरंग में आपको ऐसे बना के दिखाऊं तो जहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होता है उनको कहते हैं नोड्स। ठीक है, ये हैं नोड्स आपके, और जहाँ पे ये विस्थापन मैक्सिमम होता है इनको कहते हैं एंटी नोड्स। ठीक है, ये एंटी नोड्स, यहाँ पे एंटी नोड्स बनते हैं, ये नोड्स, ये एंटी नोड्स। तो आपसे सवाल कैसे कहा जाएगा, अब ये एक पूरा साइकिल पूरा करना है, ये एक इधर से यहाँ तक ये वेव का लेंथ है, एक साइकिल पूरा करना। तो आपसे कहा जाएगा कि एक नोड और उसके पास वाले नोड के बीच की दूरी क्या होगी इन टर्म्स ऑफ वेव लेंथ। तो आपको पता है कि ये नोड यहाँ है और ये नोड यहाँ है, तो इसके पास एक नोड और नोड के बीच की दूरी इस वेवलेंथ का आधा ही तो है ये, तो कितनी हो जाएगी, λ/2। ऐसे सवाल आएगा, आपसे कहा जाएगा, इसको मैं और क्लियर बना दूँ फिगर, तब आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसको साफ साफ लिख दूँ, ये यहाँ का ये है लैम्डा। अब ये यहाँ पे क्या है, नोड, ये है एंटी नोड, फिर ये है नोड,
फिर ये है एंटी नोड, फिर ये है नोड, ठीक है, निष्पंद प्रस्पंद। तो आपसे कहा जाएगा एक नोड और उसके पास वाले एंटी नोड के बीच की दूरी कितनी होगी। तो आपको दिख रहा है कि ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, लैम्डा, उसका आधा नोड और नोड के बीच की दूरी लैम्डा। अब यहाँ से इसका भी आधा, मतलब एक नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाई 4। तो ये क्या हो गई, एक नोड और उसके पास वाले एंटी नोड, मतलब निष्पंद और प्रस्पंद के बीच की दूरी लैम्डा बाई 4, और अगर नोड और नोड के बीच की दूरी, निष्पंद और निष्पंद के बीच की दूरी, तो लैम्डा बाई 2। ठीक है, अगर ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि एंटी नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी, तब अगेन लैम्डा बाई 2। ये आप देख रहे हो यहाँ से। तो ये क्वेश्चन अब यहाँ से अगर थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन करेगा तो कैसे करेगा, आपको कह देगा कि वेव का लेंथ है इतना, कोई वेव का लेंथ दे देगा और कहेगा कि उसके नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी क्या होगी। तो आप उस वेव के लेंथ में 4 से डिवाइड करोगे तो नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी मिल जाएगी, 2 से डिवाइड करोगे तो उनके करस्पॉन्डिंग नोड्स के बीच की दूरी मिल जाएगी, निष्पंद और प्रस्पंद। तो ये वो चीज़ें हैं। अब जैसे एक फॉर्मूला और मैंने अभी आपको बताया, उसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको एक क्वेश्चन दे देगा, हाँ, आपको 20 साइन, ठीक है, 200 टी माइनस, मैं मतलब ऐसे ही दे दे रहा हूँ 100x, ऐसे कोई एक डेटा होगा। आपसे कहा जाएगा इस वेव का वेलोसिटी बताओ। तो इस वेव का वेलोसिटी के लिए, अब पार्टिकल का वेलोसिटी का सवाल तो आपने कर लिया डायरेक्ट, ए ओमेगा से। वेव वेलोसिटी का आप लिए फॉर्मूला याद रखना, ओमेगा बटे के। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम में आ जाए। ओमेगा जो होगा वो टी का गुणांक होगा, तो जो टी का कोफिशिएंट होगा आप उसमें, आप x का कोफिशिएंट जो होता है वो k होता है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। तो उसमें अगर हम x के कोफिशिएंट से गुणा कर भाग दे देंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, उस वेव का वेलोसिटी आ जाएगा। अब दो अलग चीज़ें आपको पता चली, वेव का वेलोसिटी और पार्टिकल का वेलोसिटी। ट्रांजिस्टर का अल्फा धारा लाभ 0.98 है, तो ट्रांजिस्टर का बीटा धारा लाभ क्या होगा। ये बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कल ही हमने आपको 2 फॉर्मूले याद करवाए थे अल्फा और बीटा के। तो यहाँ पे बीटा का मान निकालना है, तो बीटा का फॉर्मूला अल्फा के टर्म्स में क्या होता है, अल्फा वाले में हमने बताया था क्या, माइनस कर देना, तो 1 माइनस अल्फा। और बीटा अभी ठीक है, तो इसमें अल्फा का मान दिया हुआ है कितना है, 0.98 बटे 1 माइनस अल्फा का मान 0.98। हमने आपको कल फॉर्मूला याद कराया था ये वाला। तो ऊपर तो हो गया 0.98, नीचे कितना बचा, एक में से 0.98 जाएगा तो 0.02 बचेगा, 0.02 बचा। अब 2 अंक के बाद दशमलव है, खत्म हो गया, तो 98 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 49। तो 49 जो है वो राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो अब वही बात है फॉर्मूले याद वाली। तो अगर मान लो आपको, ठीक है, अब बीटा का फॉर्मूला, अब अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, बीटा बटे इसमें नीचे प्लस रह जाता है 1 प्लस बीटा। तो ऐसे 4 ऑप्शन हो सकते हैं, दोनों ऑप्शन को ध्यान से देखना। अगर केवल ये फॉर्मूले भी पूछे जा सकते हैं, अपने आप को जान सकते हो मॉक टेस्ट के थ्रू कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। तो आप ये इवैल्यूएशन मॉक टेस्ट के थ्रू कर सकते हो। अभी एक ऑफर भी चल रहा है जुलाई स्पेशल एयरफोर्स के लिए, आप अगर आप इनरोल करोगे उसमें तो आपको जो है वो अनु50 आप कोड लगा देना रेफरल कोड ANU50। तो आपको 125 रुपये में, जो 150 रुपये में मिलती थी टेस्ट सीरीज, तो वहाँ पे 125 में सारे ही आपके जो ओपन हो जाएंगे टेस्ट। तो इससे क्या होगा कि इम्पैक्ट आपका प्लस ही रहेगा, कहीं ना कहीं आप आगे ही रहेंगे। एक तो अभी मैंने खुद भी देखा था, इसको आप फ्री वाला लगा के देख लेना, अगर आपको अच्छा लगे तब आप इनरोल करना। तो इससे क्या है कि 25 क्वेश्चन के थ्रू हर में आपको 25 नए क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो यहाँ से टाइम मैनेज वाला जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं आपका कवर अप होगा। तो आप इनरोल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इन बचे हुए दिनों में मॉक टेस्ट जरूर लगाओ, कहीं से भी लगाओ, लेकिन मॉक टेस्ट जरूर लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस के अणुओं का जो मीन फ्री पाथ है वो उसके डायमीटर की nth पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उस n का वैल्यू क्या होगा। तो जो मीन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पाथ है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/√2 पाई n d स्क्वायर, जहाँ पे ये डायमीटर है। तो फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बहुत बार ये बातें बताई हैं कि माध्य मुक्त पाथ और श्रांति काल, ये 2 को रिलेटेड चीज़ें हैं, बहुत अच्छे से समझाई भी हैं। तो उनका फॉर्मूला भी आप याद रखना, क्योंकि ऐसे आप बताओ क्वेश्चन कितना टेक्निकल बन गया और इसको जल्दबाजी में बच्चे गलत भी कर देंगे। क्योंकि मीन फ्री जो पाथ है, जो अब वो डायमीटर के पावर के 2 के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जल्दबाजी में 2 भी मत लगा देना, क्योंकि यहाँ पे अनुक्रमानुपाती पूछा है, लेकिन 2 के तो स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अनुक्रमानुपाती के लिए डायमीटर का पावर ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो वो पावर नेगेटिव बन जाएगा।
तो यहाँ पे आंसर डी सही होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछा गया था। ठीक है, तो ये तो हो गया मीन फ्री पाथ से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये फॉर्मूले जो मैं बताता हूँ इनको आप नोट डाउन, एक मूवी की तरह इन वीडियोज़ को नहीं देखना है। जो भी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ये 18th पार्ट है मिनी मॉक का। इससे पहले भी बहुत सारी एक लेट्स क्रैक इट सीरीज, लेट्स डू इट सीरीज थी, उसमें 9 पार्ट थे। तो ये इन सारे पार्ट्स को आप एटलीस्ट देख लेना, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर में जो भी चीज़ें पूछी गई हैं एयरफोर्स और नेवी में, वो सारी कंपाइल्ड हैं। तो आपको ठीक है, बहुत ये फॉर्मूले एटलीस्ट एक बार लिखते चलो और बिफोर एग्जाम एक बार इनको रिवाइज करके चले जाना। अब यहाँ पे मैंने एक और टर्म बताया, रिलैक्सेशन टाइम, श्रांति काल। ये दोनों को रिलेटेड हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है कि जैसे इसमें भरा हुआ है, तो जो मॉलिक्यूलर हैं, तो इसमें जो यहाँ इसका एवरेज डिस्टेंस होता है एक मॉलिक्यूलर से उसके पास वाले मॉलिक्यूलर का, जो बीच का एवरेज डिस्टेंस होता है, वो तो होता है माध्य मुक्त पथ या माध्य मुक्त मार्ग, औसत मुक्त मार्ग। और जो यहाँ से उस मॉलिक्यूलर पास की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है उसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम या श्रांति काल। सवाल ऐसे आएगा कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसके गैस के मॉलिक्यूलर के श्रांति काल पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब आप सोच के देखो, जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उस गैस में जो मॉलिक्यूलर भरे हुए हैं वो उनका मूवमेंट बहुत क्विकली होगा, और क्विकली होगा का मतलब यहाँ से जो एवरेज डिस्टेंस है, जो मीन फ्री पाथ है, उसको ट्रैवल करने में बहुत कम टाइम लगेगा। और वही टाइम तो है रिलैक्सेशन टाइम, श्रांति काल। तो वो श्रांति काल क्या हो गया, ताप हमने बढ़ाया तो बहुत क्विकली मूव करे, मतलब वो मूवमेंट में टाइम कम लगा, मतलब श्रांति काल जो है रिलैक्सेशन टाइम है वो घट गया। तो ऐसे सवाल आएगा कि ताप बढ़ाने पे श्रांति काल पे क्या फ़र्क पड़ता है, घट जाता है। अब वही जो डिस्टेंस होती है एवरेज, उसी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। उसका फॉर्मूला हमने बता ही दिया। क्वेश्चन कैसे लॉजिकल बना वो आपने देख लिया। एक हॉलो स्फीयर और एक सॉलिड स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास इक्वल है, तो उनकी रेडियस का रेशियो क्या होगा। अब सिंपली फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़ तो आघूर्ण इक्वल है तो इक्वल कर दो। खोखले का क्या होता है, 2/3 mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही तो होता है। सॉलिड के इक्वल है तो सॉलिड का क्या होता है, 2/5 mr²। हमने दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इक्वल कर दिया क्योंकि इक्वल थे। अब मास भी इक्वल है तो मास से मास कट जाएंगे। इसकी रेडियस को r1 कह देते हैं, इसकी रेडियस को r2 कहते हैं। यही रेशियो तो हमें निकालना है। तो 2 से 2 भी कट जाएगा, तो जो r1 का स्क्वायर है इधर आएगा, इधर डिनोमिनेटर में r2 का स्क्वायर। ठीक है, ये 3 इधर डिनोमिनेटर में उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, और 5 इधर था। ठीक है, तो क्योंकि इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इधर वर्गमूल आएगा। बहुत सिंपल सवाल था, लेकिन हमने इंक्लूड कर लिया क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लिए ऐसे सवाल वहाँ पे स्किप कर देते हैं, लॉजिकल लगते हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आपने बिफोर एग्जाम करी है तो आप उनको जरूर कर पाओगे। एक स्फीयर कोलाइड करता है सेम मास के दूसरे स्फीयर से इन इलास्टिकली, और आफ्टर कोलिशन उनकी वेलोसिटी का रेशियो में बताना है। जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो दिया हुआ है 1/2। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले अब इनइलास्टिकली अप्रत्यास्थ, तो आपसे ऐसे सवाल आएगा कि पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए, पूर्णतः अप्रत्यास्थ मतलब इनइलास्टिक कोलिशन के लिए, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होता है, 0 होता है, याद रखोगे। पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन के लिए ई का मान 1 होता है। ये आप 2 बातें याद रखोगे। लेकिन अगर यहाँ पे ये ना दिया जाए कि पूर्णतः अप्रत्यास्थ है, केवल अप्रत्यास्थ संघट्ट के लिए पूछा जाएगा, तो एक ऑप्शन ऐसा होगा कि ए का मान 1 से छोटा होगा। 0 तो नहीं होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। जो कोफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन 1 के बराबर कब होता है, पूर्णतः प्रत्यास्थ के लिए। 2 बातें इस क्वेश्चन के साथ और याद रखोगे कि अगर कंप्लीटली पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट है तो वहाँ पे संवेग भी संरक्षित रहता है, काइनेटिक एनर्जी भी, मोमेंट भी कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी भी रहती है, टोटली जो इलास्टिक कोलिशन होता है। लेकिन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिशन जो उड़ता है, अगर अप्रत्यास्थ संघट्ट है तो उसमें संवेग मोमेंटम तो कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। ये जो 3-4 मैंने पॉइंट बताए हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है तो अभी आप इसको रट लो तो मैं ज़्यादा अच्छा, मतलब इसकी एक टेक्निक समझ लो या जो भी समझ लो। ये सवाल AA में आ चुका है, तो अगर इसके आफ्टर कोलिशन जो है उनका वेलोसिटी का रेशियो निकालना हो तो वो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे, 1 - कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बटे 1 + कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसको बहुत अच्छे से अगले इनटेक में मैं समझाऊंगा। फिलहाल अगर सवाल ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है, एग्जाम में अगर आ गया तो इसको छोड़ोगे नहीं आप। ठीक है, 1 - कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है, 1/2 बटे 1 + कितना है, 1/2। तो ऊपर 1 - 1/2 मतलब 1/2 बचा, नीचे 1 + 2 × 2 और 1 3/2 हो जाएगा।
ठीक है। तो जो आफ्टर और बिफोर जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 1:3 आएगा। तो आंसर हो जाएगा 1:3, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो गया। एक कार 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ईस्ट की तरफ मूव कर रही थी। 10 सेकेंड में उसका वेलोसिटी नॉर्थ की तरफ हो गया, लेकिन 5 मीटर पर सेकेंड ही रहा। तो इस टाइम में उसका एवरेज जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इधर की तरफ ईस्ट की तरफ 5 था, ठीक है। अब कितना हो गया, 10 सेकंड बाद नॉर्थ की तरफ 5 मीटर पर सेकंड हो गया। तो अब एवरेज होता क्या है, एवरेज होता है चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम, ये होता है एवरेज एक्सीलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब सारे ऑप्शन में डायरेक्शन भी है, तो इसको हम एक्स वाले को इधर क्योंकि ईस्ट की तरफ है तो इसको आई कैप कह देते हैं, और ये नॉर्थ की तरफ है तो इसको जे कैप कह देते हैं। तो डेल्टा वी कितना होगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो वी फाइनल कितना हो गया, उधर चला गया नॉर्थ की तरफ, मतलब 5 जे कैप, माइनस इनिशियली कितना था ईस्ट की तरफ, तो उसको आई कैप कह देते हैं, 5 आई कैप बटे 10। अब इनका रिजल्टेंट निकालोगे तो इनका रिजल्टेंट 5 और 5 का कितना होगा, 5 और 5 का 5√2 हो जाएगा। तो 5 अंडर, आप रिजल्टेंट तो आपको निकालना पता होगा, 25 और 25 50 होगा, 50 का वर्गमूल लेंगे तो कितना होगा 5√2। तो हम 5√2 बटे 10। अब ये 10 जो है 5 से 2 बार में कट जाएगा, तो √2 बटे 2 को हम 1 बटे √2 लिख सकते हैं, क्योंकि √2 को हम जो है 2 को √2 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो 1 बटे √2 तो आंसर होगा, ये तो 2 कट गए, लेकिन डायरेक्शन इसकी क्या होगी। तो डायरेक्शन ध्यान से देखना, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करेंगे, क्योंकि वो पहले ईस्ट की तरफ गया था फिर नॉर्थ की तरफ गया है, तो नॉर्थ ईस्ट कर दोगे, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने जब डेल्टा वी निकाला तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल किया, तो ये जे माइनस आई आया। जे माइनस आई का मतलब इसको हम माइनस आई और जे कह सकते हैं। तो माइनस आई की डायरेक्शन इधर है, किधर है, इधर है। माइनस आई और जे के रिजल्टेंट जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, और ये डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ वेस्ट होगी, ना कि नॉर्थ ईस्ट। तो हमारा आंसर नॉर्थ वेस्ट आएगा, यानी कि 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थ वेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ये सवाल एग्जाम में आपके में आ सकता है। एक बार फिर मैं आपको समझा दूं कि आप जो गलती करोगे, हमें पता है ये इधर 5 है, इसको आई कैप कह दिया, इधर 5 है, इसको जे कैप कह दिया, ठीक है। लेकिन बच्चा आंसर 1/√2 निकालने के बाद भी इस डायरेक्शन में मार्क करेगा। क्यों, क्योंकि वो सोचेगा इधर क्या है ईस्ट, इधर नॉर्थ, तो नॉर्थ ईस्ट लगा देते हैं। नहीं, क्योंकि जब हमने वी फाइनल माइनस वी इनिशियल किया तो वो हमारा क्या हुआ, जे माइनस आई आया। जे माइनस आई को माइनस आई और प्लस जे लिख सकते हैं, मतलब माइनस आई इधर है और जे इधर है, तो इसका रिजल्टेंट इधर होगा। ये डायरेक्शन कौन सी है, ये है नॉर्थ, सॉरी ये है नॉर्थ और ये है वेस्ट, मतलब नॉर्थ का मतलब उत्तर और पश्चिम। तो 1/√2 उत्तर पश्चिम आएगा, ना कि, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ। एक और बात जो हम इस वीडियो में मेंशन नहीं कर पाए हैं, टाइप नहीं कर पाए, वंडर वाल इक्वेशन से क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको याद रखना है P+A/, यहाँ पे कुछ मैं बातें आपको बता दूँ। ये है वंडर वाल इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये दे देगा, सवाल में दिया जाएगा कि ये वंडर वाल समीकरण दिया हुआ है, तो यहाँ पे P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, तो ये कहा जाएगा कि A जो यहाँ पे कांस्टेंट है और B कांस्टेंट है। तो आपसे इंडिविजुअली ए और बी के डायमेंशनल फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनना कि बी का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो बड़ा सरल है। देखो, ए का निकालने के लिए जो हम जिसमें जो चीज़ जुड़ती है, आपने ये यूनिट एंड डायमेंशंस में ये रूल पढ़े होंगे। जैसे पी में क्या जुड़ा है, तो प्रेशर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो इक्वल होगा जो इसमें एडिशन हुआ है, तो A/V² से। तो यहाँ से हम ए का निकाल पाएंगे। सिमिलरली वी में घटा क्या है, बी, तो जो B का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो केवल वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे B का तो बड़ा सरल है, B का सरल है तो B का पूछा भी नहीं जाएगा। B का सरल है क्योंकि B का वही होगा जो वॉल्यूम का होगा, और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। तो m⁻0, l⁻3 और t⁻0, ये तो हो गया किसका, B का। लेकिन B का पूछा नहीं जाएगा, पूछा जाएगा A का। तो A के लिए क्या हम इतना करें कि प्रेशर का निकाल के उसमें वॉल्यूम के स्क्वायर का मल्टीप्लाई करें, ये भी आप कर सकते हो अगर आपका प्रेशर का डायरेक्ट पता है तो। लेकिन अगर प्रेशर के लिए भी आप पहले फोर्स का निकाल के उसमें एरिया से डिवाइड करके करोगे तो यहाँ पे आपको टाइम लग जाएगा। तो आपको मैं एक बात बता रहा हूँ जो कि पूछी भी जा चुकी है, कि जो वंडर वाल इक्वेशन में ए और बी जो कांस्टेंट होते हैं, तो ए और बी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला का रेशियो है, आपसे कहा जाएगा कि वंडर वाल समीकरण दिया जाएगा, कहा जाएगा ए और बी के विमीय सूत्रों का अनुपात होगा। पहला ऑप्शन होगा ऊर्जा के विमा के बराबर, दूसरा ऑप्शन होगा संवेग के विमा के बराबर, तीसरा ऑप्शन हो सकता है आवेग के विमा के बराबर, या चौथा ऑप्शन हो सकता है, कुछ भी ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं। तो याद रखना, जो डायमेंशनल फॉर्मूले जो ए और बी कॉन्स्टेंट होते हैं, उनका जो रेशियो होता है, उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला मिलता है वो एनर्जी के इक्वल मिलता है। किसके इक्वल मिलता है, ऊर्जा के बराबर मिलता है। यानी कि
अब हम ए का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए वो नहीं ट्रेडिशन लगाएंगे कि पी का बराबर करें ए बटे वी स्क्वायर के। हमें जल्दी से ये बात पता है कि ए और बी का रेशियो जो है वो होता है एनर्जी के इक्वल। तो हम लिख लेंगे ए बटे बी अगर एनर्जी है तो हम बी का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारा ए का आंसर हो जाएगा। तो एनर्जी का तो हम सबको याद होता है, यानी कि ए और बी अगर एनर्जी के इक्वल है और एनर्जी का हमको पता है क्या है एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। तो अगर इसमें आप बी का मल्टीप्लाई कर दें, इधर से ले जाएंगे तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, बी का मतलब बी का तो बहुत इजी था, मीटर क्यूब, वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब। तो हम यहाँ से ए का निकाल पाएंगे जो कि आएगा एम एल की पावर 5 और टी की पावर -2। तो यहाँ से अगर वंडर वाल इक्वेशन में ए का डायमेंशन फॉर्मूला पूछा जाए तो आप एनर्जी में वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐसे निकालोगे। और अगर याद कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। और ये फैक्ट की तरह भी अगर पूछा जाएगा तो आप जरूरी नहीं है पूछा जाए ए और बी का निकालना है तो क्या वहाँ पे एग्जामिनर देखने आ रहा है कि आप ए का निकालो फिर बी का निकालो फिर वैल्यूज रखो तब देखो ये क्या आया फिर बताओ कि ये एनर्जी का था? नहीं, आप फैक्ट की तरह याद रखो कि ए और बी का रेशियो जो होता है वो एनर्जी। जो बच्चे हमसे कंटिन्यू कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर प्रिंसिपल के वीडियो एक बना दो सेपरेट, सर एक डायमेंशनल फॉर्मूला का सेपरेट वीडियो बना दो, तो पता है व्हाट डज इट शो? इट शोज़ कि आप बहुत लेथार्जिक हो गए हो, आप प्रीवियसली जो मैं करा चुका हूँ उसको देखना नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि सर अगेन चीज़ों को कंक्लूड कर दें, तो इससे आपका ही लॉस होगा। ठीक है, आप डेफिसिट में रहोगे। मैं अभी ये सब बंद करके, जैसे ये क्वेश्चन मैंने नया कराया, ठीक है, तो अगर प्रोबेबिलिटी होगी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपने कुछ नया तो सीखा। वीडियोस का मतलब क्या है? अब जो डायमेंशनल फॉर्मूले और जो प्रिंसिपल मैं प्रीवियसली करा चुका हूँ तो आप उनको 2x स्पीड पे देखो ना, रोज 4-5 वीडियोस मेरे देखते रहो। हाँ, मैं वो वीडियोस, अब मैं देखो ऑनलाइन का मतलब मैं कराने को मैं 4-4 घंटे रोज फिजिक्स पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, जो कि लोग कर भी रहे हैं। वो चीज़ें पास्ट में अगर आप पढ़ा चुके हो तो ऑनलाइन का मतलब है वो हम पास्ट में रिवाइज कर लेंगे। रोज कुछ नया सिखाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, ये है एक्चुअल ऑनलाइन एजुकेशन का मतलब। तो मैं हाँ यही क्वेश्चन मैं 20 क्वेश्चन ले लिया करूँ कि हाँ कोई गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है, 4 ऑप्शन है, उच्च ताप निम्न दाब पर, निम्न ताप उच्च दाब पर, तो मैं आंसर टिक करवा दूँ कि उच्च टेम्परेचर पर और लो प्रेशर पर कोई गैस जो है आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। दूसरा क्वेश्चन, सरफेस टेंशन टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ेगा पृष्ठ तनाव पे, घट जाएगा बढ़ जाएगा, श्यानता पे क्या पड़ेगा, गैसेस की बढ़ जाएगी लिक्विड्स की घट जाएगी। तो ये क्वेश्चन करा के मैं 1 घंटे रोज आपको पढ़ा सकता हूँ, जबकि मैं प्रीवियसली अपने चैनल पे ये चीज़ें करा चुका हूँ। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। ये जो चीज़ें मैं करा चुका हूँ इनको आप जो पिछले स्ट्रक्चर्ड तरीके से यार प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आप उनको डबल स्पीड पे 10-10 15-15 मिनट के वीडियोस होते हैं, रोज 10-10 वीडियोस देखते रहो। तो जो एमसीक्यू वाला फैक्टर जो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है जो प्रीवियसली मैंने कराए हैं तो वो वहाँ से आप कवर अप करो, कंफर्ट जोन से बाहर आओ।